नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास है स्थापत्य कला। राजस्थान की कला संस्कृति आज से शुरू कर रहे हैं और राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला के अंदर हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति में। और स्थापत्य कला के अंदर क्या होता है, राजस्थान के महल, दुर्ग, मालिये, किले, ये सभी राजस्थान के स्थापत्य कला के अंदर आते हैं। और इसी राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से दुर्ग प्रसिद्ध हैं। उन तमाम बातों के बारे में आज से हमारी डेली सुबह 8 बजे आरवी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास मिलेगी। अतः आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो चलते हैं, आज हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और इन प्रमुख दुर्गों के बारे में हम बात करेंगे कि दुर्ग कितने प्रकार के होती है, कौन कौन सी श्रेणियां होती है। इन तमाम बातों के बारे में आज हमारी चर्चा जारी रहेगी। शुरुआत करते हैं दुर्ग व गढ़। एक होता है किला और एक होता है दुर्ग व गढ़। मित्रों, दुर्ग और गढ़ ये क्या होता है? ये एक ऐसा भवन है जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। यानी जिस राज्य की सुरक्षा के लिए सेना हो, उन सेना के लिए खान पान की व्यवस्था हो, हथियार आदि तमाम वस्तुएं उस दुर्ग के अंदर संसाधन उपलब्ध हो, वो तो कहलाएगा दुर्ग। और जिसके अंदर राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, वह किला कहलाता है किला। दुर्ग और किला दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। इनकी परिभाषा एक बार फिर देख लो। दुर्ग तो वो होता है जिसके अंदर राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होता है, वह तो कहलाता है दुर्ग। और राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, वह कहलाता है किला। समझ में आ गया? तो आगे चलते हैं। आगे है दुर्गों का पहला प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो मित्रों, दुर्गों का पहला प्रमाण हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता से मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा कालीन सभ्यता से दुर्गों का पहला प्रमाण मिलता है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? तो दुर्गों में सर्वप्रथम वर्गीकरण आचार्य मनु ने किया था। और आचार्य मनु ने अपने ग्रंथ मनु स्मृति के अंदर दुर्गों को कितने प्रकार के बताए? आचार्य मनु ने दुर्गों को 6 श्रेणी बताई। कितने श्रेणी बताई आचार्य मनु ने? आचार्य मनु ने दुर्गों की 6 श्रेणी बताई। इसके अलावा बात करें तो कौटिल्य के अनुसार दुर्ग 4 प्रकार के हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणी बताई है? 4 प्रकार बताई है। और ये कौटिल्य की 4 श्रेणियां महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चारों श्रेणियों को आपको याद रखना आवश्यक है। 4 श्रेणी कौन कौन सी बताई है? तो उन चारों श्रेणियों के बारे में हम बात करें तो कौटिल्य के अनुसार 4 श्रेणियां हैं: गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, औद्योग दुर्ग और धानवन दुर्ग। कौन कौन से? गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, औद्योग दुर्ग और धानवन दुर्ग। अब बात करते हैं गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग होता क्या है? तो मित्रों, गिरि दुर्ग पर बात करें जो पहाड़ी के ऊपर स्थित दुर्ग होते हैं। किस पे? पहाड़ी पर। जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होते हैं वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। किस दुर्ग की श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपका मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर के अंदर, वो पंचेतीय पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अतः जो पहाड़ियों के ऊपर स्थित दुर्ग है वो गिरि दुर्ग में आते हैं। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ज़्यादातर दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में ही है। सभी दुर्ग लगभग पहाड़ियों के ऊपर ही स्थित है। जैसे जयगढ़ का दुर्ग जयपुर के अंदर, ये दुर्ग भी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसलिए ये भी किस दुर्ग श्रेणी का दुर्ग है? जयगढ़ की। उदाहरण दो तो मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, ये पहाड़ी दुर्ग कहलाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं वन दुर्ग। वन दुर्ग क्या होता है? तो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग होता है। घने जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है? वन दुर्ग कहलाता है। वन दुर्ग की बात करें जैसे रणथंभौर का दुर्ग, जो चारों तरफ से रणथंभौर का दुर्ग जंगलों से घिरा हुआ है। अतः वन दुर्ग की श्रेणी में अगर मैं उदाहरण दूं तो रणथंभौर का दुर्ग सबसे बेस्ट उदाहरण है। घने जंगलों के अंदर वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? जो जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग। वन दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण क्या है? रणथंभौर का दुर्ग। आगे बात करते हैं औद्योगिक दुर्ग। ये महत्वपूर्ण चीज है मित्रों, औद्योगिक दुर्ग। औद्योगिक दुर्ग क्या होता है इसके बारे में देखें तो
औद्योगिक दुर्ग नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन मित्रों? औद्योगिक दुर्ग का क्या परिभाषा है? जो नदियों के संगम पर है, वो नदियों के संगम पर दुर्ग मित्रों किस श्रेणी का दुर्ग होगा? औद्योगिक श्रेणी का दुर्ग होगा। जैसे उदाहरण दूं तो मैं आपको, तो उदाहरण दूं तो चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग भी दो नदियों के संगम पर स्थित है। अतः जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग होते हैं, जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग ही औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आएगा। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी मानी जाती है कौटिल्य के अनुसार। कई बार एग्जाम में, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, औद्योगिक दुर्ग निम्न में से किस इतिहासकार ने श्रेणी बताई? तो औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी कौटिल्य के अनुसार औद्योगिक दुर्ग बताया गया है। और औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी को बताया है जो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग को औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग बताया है। आगे बात करते हैं धानवन दुर्ग की, कि धानवन दुर्ग किस श्रेणी का होता है? तो मित्रों जो धानवन दुर्ग होता है, इस धानवन दुर्ग समतल भूमि पर जो स्थित दुर्ग होता है वह धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो समतल भूमि के ऊपर दुर्ग हो वह दुर्ग समतल भूमि पर दुर्ग होता है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ अपना बीकानेर वाला दुर्ग बात करें तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। किस श्रेणी का दुर्ग है मित्रों? धानवन दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग है। एक बार फिर से देख लो, गिरि दुर्ग किस दुर्ग? गिरि दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है वह दुर्ग कौन सा कहलाएगा? गिरि दुर्ग कहलाएगा। घने जंगलों से स्थित दुर्ग जिसके चारों तरफ जंगली जंगल स्थित हो वो वन दुर्ग कहलाएगा। औद्योगिक दुर्ग क्या होता है कि मित्रों जो नदियाँ होती है उन नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग क्या को कौन सा कहलाएगा? औद्योगिक दुर्ग कहलाएगा। और समतल भूमि पर स्थित दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग कहलाएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है। कई बार क्वेश्चन आया है, राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि शुक्र नीति के अनुसार, किसके अनुसार मित्रों? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मित्रों शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 प्रकार के बताया गया। कितने प्रकार के बताया गया है? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। 9 दुर्ग कौन कौन से हैं? कौन कौन सी 9 श्रेणियां हैं मित्रों? महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना। सबसे पहले गिरि श्रेणी। गिरि श्रेणी में मैं आपको बताया था कि जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है वही गिरि श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। बात करें तो मेहरानगढ़, कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ गिरि श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। किस श्रेणी का दुर्ग कहलाता है मित्रों? मेहरानगढ़ गिरि श्रेणी का दुर्ग कहलाता है। मेहरानगढ़ के अलावा बात करें, उदाहरण दे तो जयगढ़। जयगढ़, ये जयगढ़ भी किस श्रेणी का दुर्ग है मित्रों? ये भी गिरि श्रेणी का दुर्ग है। गिरि श्रेणी के अंदर वह दुर्ग आते हैं जो पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है, वह दुर्ग ही गिरि श्रेणी के दुर्ग कहलाते हैं। बात करते हैं वन दुर्ग की, तो वन दुर्ग के अंदर जो घने जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग होता है वह कौन सा कहलाता है? वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। वन दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है मित्रों? जो ये जल नहीं है, वन दुर्ग आएगा जो वन से ही घिरा हुआ होता है। घने जंगलों से घिरा हुआ दुर्ग किसकी श्रेणी में आएगा? वन श्रेणी में आएगा। जंगलों से घिरा हुआ जिसके चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हो, जंगली जंगल हो, वह वन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आएगा। उदाहरण दूं तो रणथंभौर का दुर्ग सबसे बेस्ट उदाहरण। रणथंभौर का दुर्ग कौन सा? रणथंभौर का दुर्ग। ये रणथंभौर का दुर्ग मित्रों वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके चारों तरफ वनी वन स्थित है। आगे बात करते हैं एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है? तो मित्रों अगर बात करें एरण दुर्ग के बारे में, तो एरण दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग कठिन होता हो। कैसा दुर्ग? ऐसा दुर्ग जहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग कठिन होता हो। उदाहरण दूँ आपको एरण दुर्ग का, जैसे सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर सोनारगढ़ दुर्ग। कहा जाता है कि सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में तो मित्रों अनेक कहावतें भी है कि गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बड़ो चिनायो भाटिया, गढ़ लो जैसलमेर। अतः अगर आपको जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचना है तो उसका रास्ता इतना कठिन है कि उबड़ खाबड़ जगह, उस धोरों की धरती के अंदर पहुंचने के लिए
रास्ता बहुत जटिल है। उसके बारे में तो अबुल फजल ने कहा भी है कि घोड़ा कीजिए काट का, पग कीजिए पाषाण, शरीर राखिए बख्तरबंद, जद पहुँचे जैसाण। यानी घोड़ा लकड़ी का होना चाहिए, पग कीजिए पाषाण का मतलब पग पत्थर की तरह होने चाहिए, और शरीर चाक चौबंद, यानी बख्तरबंद का मतलब आपका शरीर चाक चौबंद होना चाहिए, जब आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। तो मित्रों, एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर कौन सा दुर्ग आएगा? जिसका रास्ता उबड़ खाबड़ हो, जटिल हो, वह एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। आगे चलते हैं। धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग कौन सा दुर्ग होता है? समतल सतह पर निर्मित दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। मित्रों, जो समतल सतह पर किसी पहाड़ी पर स्थित ना होकर समतल सतह पर निर्मित दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे जूनागढ़ दुर्ग, यह आपका जूनागढ़ दुर्ग एक समतल सतह पर स्थित है, इसलिए इसे जूनागढ़ दुर्ग को धानवन दुर्ग का श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि जूनागढ़ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, लेकिन फिर भी इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जल दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, जिसके चारों ओर जल हो, वो जल दुर्ग कहलाता है। नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग आपने कौटिल्य के अनुसार औद्योगिक दुर्ग था, लेकिन जो जल दुर्ग है ये भी नदियों से के संगम पर स्थित दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। जिसके चारों ओर जल स्थित हो वह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग मित्रों, बात करें ख के अंदर अंडरलाइन हो रही है ख यानी खाई, ख से खाई, और खाई से मतलब हुआ जिसके चारों तरफ खाई स्थित हो, जिसके चारों तरफ खाई स्थित हो वो पारिक दुर्ग कहलाता है। कौन सा मित्रों दुर्ग कहलाता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक बार फिर देखो, पारिक ख यानी ख से खाई, ख से खाई, जो खाई से गिरा हुआ दुर्ग पारिक दुर्ग कहलाता है। और पारिक दुर्ग का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो सबसे बेस्ट उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। कौन सा मित्रों? लोहागढ़ दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? पारिक श्रेणी का दुर्ग है, जिसके अंदर मित्रों मोती झील से सुजान गंगा नहर और रेपारेल नदी का पानी मोती झील में आकर गिरता है, और इसी मोती झील से जो लोहागढ़ दुर्ग के चारों तरफ खाई है उससे मोती झील से पानी आकर गिरता है, और इसी मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, और आगे बात करें तो पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग का मतलब क्या होता है? तो बात करते ध का मतलब होगा दीवार, और जिसके चारों तरफ दीवार यानी परकोटा होता हो। क्या होता हो? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा स्थित हो पारिद दुर्ग कहलाता है। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पारिद के आगे क्या आ रहा? ध, और ध से क्या? दीवार। जिसके चारों तरफ दीवार स्थित हो यानी परकोटा स्थित हो वो पारिद दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। उदाहरण के लिए कुंभलगढ़ का दुर्ग, जो एशिया की सबसे बड़ी चीन के बाद दूसरी दीवार मानी जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग की 36 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। तो पारिद दुर्ग की श्रेणी के अंदर अगर उदाहरण दूं तो कौन सा दुर्ग रखा जाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। अगला है सैन्य दुर्ग। कौन सा मित्रों? सैन्य दुर्ग, जिसके अंदर सेना निवास करती हो। कौन? जिसमें सेना या सैनिक निवास करते हो वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण सभी दुर्ग है जो आपके सैन्य दुर्ग ही है, क्योंकि दुर्गों के अंदर कौन निवास करता है? सेना निवास करती है। तो अगर सभी दुर्गों में सेना निवास करती है तो सभी दुर्ग सैन्य दुर्ग की श्रेणी में तो रहते ही है मित्रों। और सैन्य दुर्ग के बारे में जो ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो वही सैन्य दुर्ग कहलाता है। अगला आएगा सहायक दुर्ग। सहायक दुर्ग की बात करें तो सैनिक प्लस आमजन। कौन? सैनिक व आमजन निवास करते हो वह दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाएगा? सहायक दुर्ग कहलाएगा मित्रों। जिसके अंदर सैनिकों के साथ कौन निवास करे? आमजन भी निवास करे, उन्हें सहायक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। सहायक दुर्ग का मतलब समझ में आ गया मित्रों? ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक प्लस आमजन निवास करते हो वह दुर्ग कौन सा दुर्ग कहलाएगा? सहायक दुर्ग कहलाएगा। और सैन्य दुर्ग वह कहलाएगा जिसमें केवल सेना ही निवास करती हो वह कौन सा दुर्ग कहलाएगा? सैन्य दुर्ग कहलाएगा। पारिक दुर्ग के बारे में जिसके चारों तरफ दीवार स्थित हो वह कौन सा कहलाएगा? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी जिसके चारों तरफ परकोटा रहे, दीवार रहे, वो कौन से दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग माना जाता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी का दुर्ग माना जाता है। तो समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अगर आपको
कुछ समस्या हो, किसी पर्सन को लेकर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको जल्द इसका रिप्लाई देगी। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये हमें कंफ्यूज है, उसके बारे में आप मैसेज कर सकते हो। आगे चलते हैं, बात करते हैं विश्व धरोहर सूची में शामिल दुर्ग कि विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से दुर्ग शामिल है। तो मित्रों, बात करें विश्व धरोहर सूची के अंदर, तो 21 जून 2013 को, कब मित्रों, 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया था। कितने दुर्गों को शामिल किया था? तो मित्रों, राजस्थान के 6 दुर्गों ने यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची के अंदर 21 जून 2013 को शामिल किया था। राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को कब शामिल किया। तो कब शामिल किया मित्रों? 21 जून 2013 को। कब? 21 जून 2013 को। कितने दुर्गों को मित्रों? 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। अब बात आती है कि वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं जिनको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो मित्रों, ध्यान से देखना, वह 6 दुर्ग कौन कौन से हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से चीकू, गाजर और आम, ये 3 नाम याद रखना है। कौन कौन से मित्रों? चीकू, गाजर और आम। चीकू से ची यानी चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। ची यानी चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ मित्रों? चित्तौड़गढ़। चीकू यानी कै, चीकू का कै यानी कुंभलगढ़। कौन सा गढ़ मित्रों? कुंभलगढ़। ची यानी चित्तौड़गढ़, कु यानी कुंभलगढ़। गा यानी गागरोन। कौन सा रण? गागरोन। जय यानी जैसलमेर। और रे यानी रणथंभौर। कौन सा बोर? रणथंभौर। ची यानी चित्तौड़ मित्रों, कु यानी कुंभलगढ़, गा यानी गागरोन, जय यानी जैसलमेर और रे यानी कौन सा? रणथंभौर। और आम यानी आमेर। इन 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। जिनमें से कौन कौन से दुर्ग है मित्रों? एक है चीकू यानी चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, गाजर यानी गागरोन जैसलमेर रणथंभौर और आम यानी आमेर। इन 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, तो आगे देखते हैं मित्रों, उत्तरी सीमा का प्रहरी या प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहते हैं। मित्रों, राजस्थान का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाओं में बांटा गया है। हम बांट देते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। अब इन चारों दिशाओं के अंदर बात करें तो सबसे पहले हम बात करें उत्तर दिशा की कि उत्तर सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, वीडियो जैसे एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में, पटवारी एग्जाम में, कई इन पेपरों के अंदर राजस्थान से महत्वपूर्ण जो रिलेटेड एग्जाम है उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम से कुटुब भी हुए हैं कि उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार या उत्तरी सीमा का रक्षक, उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार या उत्तरी सीमा का रक्षक किस दुर्ग को कहते हैं। तो मित्रों, बठनेर दुर्ग को कहते हैं। उत्तरी के अंदर राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, जिसके अंदर बठनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। 3री शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, जिसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। बात करते हैं दक्षिणी सीमा का प्रहरी, और इसी दक्षिणी सीमा का प्रहरी को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो मित्रों, दक्षिणी सीमा का प्रहरी पूछे या मालवा का प्रवेश द्वार पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग दक्षिणी सीमा का प्रहरी या मालवा का प्रवेश दुर्ग के नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार किसे कहेंगे? चित्तौड़गढ़ को। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहेंगे मित्रों? चित्तौड़गढ़ को। और दक्षिणी सीमा का प्रवेश द्वार पूछे तो भी चित्तौड़गढ़ को, जो चित्तौड़गढ़ आपके नीचे स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं पूर्व दिशा का प्रहरी की। हम बात करें कि पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो मित्रों, पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार की बात करें तो आपका यहाँ लोहागढ़ दुर्ग स्थित है, जिसे पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार कहते हैं, जो भरतपुर के अंदर स्थित है। पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं।
जो भरतपुर के अंदर स्थित है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी की बात करें, पश्चिमी सीमा का प्रहरी की बात करें तो कौन सा दुर्ग आ जाएगा मित्रों? सोनारगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आ जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग। इसी सोनारगढ़ दुर्ग को मित्रों पश्चिमी सीमा का प्रवेश द्वार कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? पश्चिमी सीमा का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देख लो। पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार की बात करें तो पूर्वी सीमा का प्रवेश द्वार लोहागढ़ दुर्ग को कहेंगे। किस दुर्ग को कहेंगे मित्रों? लोहागढ़ दुर्ग को कहेंगे। पश्चिमी सीमा का प्रवेश द्वार की बात करें तो सोनारगढ़ दुर्ग जो आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार। तो उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार आपके उत्तर के अंदर हनुमानगढ़ जिला स्थित है। तो हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का दुर्ग स्थित है। इसी भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहेंगे। और नीचे चित्तौड़ के अंदर दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसे आप मालवा का प्रवेश द्वार या दक्षिण सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। राजस्थान के मित्रों अगर बात ही करें तो ये राजस्थान की आकृति एक पतंगाकार है, बस नीचे पूंछ लगाना बाकी है। यह आपका पतंग की तरह राजस्थान हो की आकृति है। और इस राजस्थान की आकृति पतंगाकार बताई किसने थी? तो टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति पतंगाकार या विषम कोणीय सम चतुर्भुजाकार के समान बताई है। किसने बताई है? टी.एच. हेंडले ने। टी.एच. हेंडले, ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो मित्रों राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग को कहते हैं, जो तीसरी शताब्दी में लगभग 295 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण हुआ था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात करें तो भटनेर दुर्ग को ही कहते हैं। इसी भटनेर दुर्ग पर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुआ है, जिसमें कामरान का आक्रमण देके, मामू का आक्रमण देके, तो इन सभी का आक्रमण भटनेर दुर्ग पर राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम आक्रमण की बात करें राजस्थान के अंदर तो भटनेर दुर्ग के ऊपर ही सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग की बात करें तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग सबसे नवीन दुर्ग की माना जाता है? तो मित्रों राजस्थान के दो दुर्गों को सबसे नवीनतम माना जाता है। एक तो लोहागढ़ दुर्ग जो 1733 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण हुआ है, और दूसरा मोहनगढ़ दुर्ग जो 1500 के लगभग इसका निर्माण माना जाता है, जैसलमेर के अंदर स्थित है। मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर के अंदर स्थित है और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। महाराजा सूरजमल ने 1733 ईस्वी के लगभग इसका निर्माण करवाया था और मोहनगढ़ दुर्ग आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। इन दो दुर्गों को राजस्थान के नवीनतम दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगर लोहागढ़ मोहनगढ़ ऑप्शन में आए तो मित्रों मोहनगढ़ होगा। अगर मोहनगढ़ आपके ऑप्शन में नहीं है तो मित्रों 1733 ईस्वी के अंदर स्थित भरतपुर दुर्ग जो लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं, ये दुर्ग आपका होगा। बात करते हैं सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला किसे कहते हैं? मित्रों एक तो हुआ विदेशी आक्रमण, तो विदेशी आक्रमण वाला किला कौन सा कहलाता है? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए मुगल काल के अंदर देखे। ये विदेशी जो सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए वो भटनेर दुर्ग के ऊपर हुए, और स्वदेशी आक्रमण हुए तो अपना तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग मित्रों आपका अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। और ये अजमेर के अंदर स्थित दुर्ग तारागढ़ दुर्ग, इसके ऊपर सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुआ है। सर्वाधिक गहराई के अंदर स्थित दुर्ग की बात करें तो मित्रों लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। एक बार फिर से देख लो मित्रों, क्या देखना है? तो ये देखो आप कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा दुर्ग है मित्रों? तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग की बात करें तो भटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला दुर्ग भटनेर का दुर्ग ही माना जाता है। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग बात करें तो मोहनगढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग आपका जैसलमेर में आता है और लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर के अंदर आता है। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो मोहनगढ़ होगा, और दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो लोहागढ़ तो होगा ही। दोनों में से एक तो होगा। अगर पूछा जाता राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो मोहनगढ़, और मोहनगढ़ न हो तो लोहागढ़ तो होगा ही। सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला किला की बात करें तो सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण वाला किला तारागढ़ का दुर्ग माना जाता है। सर्वाधिक गहराई में स्थित दुर्ग आपका लोहागढ़ दुर्ग हो जाएगा। इसके बाद में बात करें
तो सर्वाधिक बुर्जों वाला किला मित्रों, सर्वाधिक बुर्ज मित्रों सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में है जो आपके जैसलमेर में है। और इसकी 99 बुर्ज, कितने बुर्ज वाला किला है? 99 बुर्ज है। बुर्ज क्या होती है जो अगली क्लास के अंदर आपको बताया जाएगा, जब सोनारगढ़ दुर्ग पढ़ाया जाएगा तब इनके 99 बुर्जों के बारे में उल्लेख किया जाएगा, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बुर्जें हैं। अब 99 बुर्ज थोड़ी बताई जाएगी, जो महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बुर्जें हैं, जो एग्जाम में पूछी भी गई है पहले और अब पूछे जाने की संभावना है, उन 99 बुर्जों में से महत्वपूर्ण बुर्जों के बारे में बात भी करेंगे और वो 99 बुर्ज कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो अब यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा किला है, तो आपका सोनारगढ़ का किला होगा और कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। बात करते हैं मिट्टी से निर्मित दुर्ग, तो मित्रों मिट्टी से निर्मित दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग कहलाएगा। कौन सा दुर्ग? लोहागढ़ दुर्ग, जो भरतपुर के अंदर स्थित है, ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। और अगर लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं आता है, एग्जाम में हुआ है कि लोहागढ़ ऑप्शन में था ही नहीं, बटनेर का ऑप्शन था, तो बटनेर का दुर्ग भी मित्रों मिट्टी से निर्मित दुर्ग कहलाता है। मिट्टी से निर्मित इसलिए कहलाता है क्योंकि बटनेर का दुर्ग ईंटों से निर्मित है और ईंटें मिट्टी से बनती है, इसलिए बटनेर के दुर्ग को भी किस श्रेणी में रखा जाता है? मिट्टी की दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग लोहागढ़ और बटनेर का दुर्ग माना जाता है। किलों का शहर किसे कहते हैं? तो मित्रों किलों का शहर कहते हैं अपने जोधपुर को। किसको कहते हैं? अपने जोधपुर को किलों का शहर कहते हैं। और सर्वाधिक किले अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक किले आपके जयपुर के अंदर स्थित है। सर्वाधिक किले कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। जबकि किलों का शहर जोधपुर को कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत के अंदर सर्वाधिक किले कहाँ पर स्थित है? तो भारत में किले या दुर्ग सर्वाधिक महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सबसे 1 नंबर का स्थान भारत के अंदर पूछे तो महाराष्ट्र, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर दुर्गों का बात करें तो राजस्थान में दुर्गों को 3 नंबर है पूरे भारत के अंदर। जबकि सर्वाधिक राजस्थान में बात करें तो जयपुर में। और किलों का शहर किसे कहते हैं? तो किलों का शहर आपका जोधपुर शहर हो जाए। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार तो मेवाड़ में कितने दुर्ग है मित्रों? 84 दुर्ग है। और इन मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया था, इसलिए राणा कुंभा को स्थापत्य का जनक, स्थापत्य का काल राणा कुंभा के काल को कहते हैं। जो मेवाड़ में 84 दुर्ग है और उन मेवाड़ के 84 दुर्गों में से भी 32 दुर्ग का निर्माण अकेले राणा कुंभा के काल में हुआ था, जिसका शासनकाल 1433 से 1468 के बीच में माना जाता है। तो आज की हमारी यह क्लास थी राजस्थान के दुर्गों के बारे में लेकर। अगली क्लास में हम शुरुआत करेंगे सोनारगढ़ दुर्ग को लेकर। सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण कब हुआ? श्रेणी कौन सी है? प्रवेश द्वार कौन सा है? उपनाम कौन से हैं? इन तमाम बातों के बारे में हम डेली एक एक किला लेकर चलेंगे, एक एक दुर्ग लेकर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, क्लास को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में रख देना, टेक्निकल टीम आपको ज़रूर क्वेश्चन का जवाब देगी। धन्यवाद।